नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के बसंतपुर में भाजपा प्रत्याशी दर्शन सिंह के पक्ष में आयोजित जनसभा में शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो देवभूमि उत्तराखंड से आए हैं और जहां पर हर स्थान में देवों का वास है। उन्होंने कहा कि बसोहली क्षेत्र भी मंदिरों के स्थान के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी दर्शन सिंह को अपना समर्थन देकर अधिक से अधिक मतों से विजय बनाना है और कमल के फूल पर वोट देकर पूरे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनानी है ताकि जम्मू में सुख, शांति और समृद्धि का संचार हो सके। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कई प्रत्याशी जनता के वोट मांगने आ रहे हैं, लेकिन उनके चरित्र से जनता भली भांति परिचित है और दर्शन सिंह जी ने हमेशा जनता के साथ खड़ा रहकर क्षेत्र के विकास का संकल्प लिया है। एक और महज वोट मांगने वाले तो दूसरी ओर सेवा करने वाला भाजपा प्रत्याशी खड़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व शक्ति के रूप में आगे बढ़ा है और हर बड़ी घटना में आज विश्व को भारत के रुख का इंतजार रहता है। बीते 10 वर्षों में स्वास्थ्य, सड़क, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आधुनिकता के क्षेत्र में देश तेजी से आगे बढ़ा है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और प्रधानमंत्री ने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में धारा 370 को समाप्त करने का ऐतिहासिक कार्य किया गया है। धारा 370 समाप्त होने के बाद पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। केंद्र सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव पास कर दिया है और अब उम्मीद है कि जल्द ही इसको आगे बढ़ाया जाएगा और आने वाले समय में देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन देखने के लिए भी मिल सकता है। केंद्र सरकार ने जैसे ही ये प्रस्ताव अपनी कैबिनेट में पास किया, उसके बाद देश भर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है और उत्तराखंड से भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही इसको लेकर प्रतिक्रियाएं दी है। बता दें कि जहां बीजेपी के वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली ने इसका स्वागत किया है और वह यही कहते हैं कि एक बहुत अच्छा कदम है, जिसके आने वाले समय में देश भर में एक ही समय में सभी इलेक्शन को करवाया जा सकेगा। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहा है कि अगर केंद्र सरकार ये सोच रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन कराया जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस तरह से देश भर में एक साथ इलेक्शन कराए जाएंगे, इसका स्वरूप क्या होगा, ये भी जानना बेहद जरूरी होगा। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो सरकार कर रही है, ठीक बात भी है, होने भी चाहिए, लेकिन क्या उसका स्वरूप होगा, किस तरीके से सरकार इलेक्शन कराएगी, क्या मोदी जी इस मिड टर्म में इस्तीफा देंगे, क्या अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी इस्तीफे मांगेंगे, जहां जहां चुनाव हो गए हैं या जहां चुनाव अब हो रहे हैं उनकी क्या स्थिति बनेगी, कब तक ये चुनाव करेंगे, क्या उसका पूरा रोड मैप बनेगा, ये सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है। जरूर सरकार पहले से कह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात सरकार ने पहले भी की थी और आज भी कर रही है, अब तो कैबिनेट ने पास भी कर दिया है, लेकिन उचित ये होता है कि पहले माननीय प्रधानमंत्री जी इस्तीफा देते और अपने से अगर इसकी शुरुआत करते तो और अच्छा होता। केदारनाथ विधानसभा में जल्द ही उपचुनाव होने जा रहा है और उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपनी अपनी तैयारियों को तेज कर रखा है। इसी बीच में भाजपा ने अपने 5 मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा के 5 मंडलों की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें आपको कि सभी केदारनाथ विधानसभा में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने 5 मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा की जिम्मेदारी देने पर कहा है कि इसी से पता चलता है कि भाजपा कितनी घबरा रखी है और भाजपा को लग रहा है कि वह केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव हारने जा रहे हैं। वहीं भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस की इस प्रतिक्रिया को जवाब देते हुए कहा है कि जब हमारे पास 5 मंत्री हैं तब तो हम उन्हें भेज रहे हैं और हर चुनाव में प्रचार प्रसार बेहद जरूरी होता है। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है। आज देश में जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं, क्या उत्तराखंड से लोग नहीं गए क्या? हरियाणा में चुनाव चल रहे क्या उत्तराखंड से लोग नहीं गए क्या? मैं राजस्थान नहीं गया क्या? मैं पंजाब नहीं गया क्या चुनाव में? हम एक परिवार के नाते पूरे देश में जुड़े हुए हैं और हम एक दूसरी जगह जाकर अपने कार्यकर्ताओं को सपोर्ट देते हैं। इसी तरह से हमारा केदारनाथ चुनाव, एक ही चुनाव हमारे सामने इस समय। हमारे पास मंत्री है तो भेजेंगे ना, जिन पर कुछ है ही नहीं वो क्या भेजेगा? हमारे पास बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है ना, तो सिस्टम को हम अपने काम में लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे?
किसके लिए होता है सिस्टम? संगठन किस लिए होता है? सरकार के प्रभारी मंत्री किस लिए हैं? हमारे पास इतना बड़ा ताम झाम है, तो उस ताम झाम का हम उपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? अब कांग्रेस में कुछ है ही नहीं तो रोने रोएंगे, उसको क्या कर सकते हो? उसको जनता ने उनको उस हालत में पहुंचा दिया। वो तो सिर्फ यही कहेंगे साहब इन्होंने सब झोंक दिया, अभी तो हम और झोंकेंगे, छोड़ेंगे थोड़ा ना। और केदारनाथ में इनकी जो दुर्गत करेंगे जिंदगी भर याद करेंगे। उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा के लिए उपचुनाव होने हैं और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं, लेकिन सत्ताधारी दल भाजपा ने उपचुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है और तेज गति से कार्य करना शुरू कर दिया है। भाजपा ने मंडल स्तर पर मंत्रियों को भी केदारनाथ विधानसभा की जिम्मेदारी दी है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए केदारनाथ विधानसभा में जीत का दावा कर रही है। बता दें कि कांग्रेस के सभी नेता और बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव के बाद अब केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में होंगे और कांग्रेस के जीत के विश्वास को देखते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस को अपनी जमीन की हकीकत पता चल जाएगी। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हम सिर्फ संगठनात्मक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सरकार और केंद्र की दृष्टि से भी इस चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। अभी हमने कहा कि अब जितने भी चुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस को अपनी धरती पता चलेगी। उसमें केदारनाथ का चुनाव भी है, निकाय की चुनाव भी है, पंचायतों के चुनाव भी है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अब हम किसी भी चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। हम अपने उस तैयारी को संगठनात्मक दृष्टि से तो मैं कह ही रहा हूँ, अपने प्रदेश की सरकार, माननीय केंद्र के हमारे सरकार जिसमें माननीय हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के काम के आधार पे मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि आज जनता जिस प्रकार से हमें आशीर्वाद दे रही है, जिस प्रकार से हमारी बात को स्वीकार कर रही है, तो वो एक आधार बनता है चुनाव में जाने का और उसमें लड़ने का और साथ में उसमें जीतने का। जी आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी जीत का दावा किया है और इस सीट पर उपचुनाव जो हो रहे हैं उन्होंने कहा है कि हम जीत का दावा कर रहे हैं, जीत हमारी पूरी तरह से होगी, कांग्रेस को पता चल जाएगी अपनी धरती, ये कहा है कैबिनेट मंत्री ने। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का ये बयान सामने आया है। तो उपचुनाव को लेकर अब दोनों ही पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं और ऐसे में किसकी जीत होगी किसकी हार, ये एक बड़ा सवाल है। तो तस्वीरें केदारनाथ की देख रहे हैं आप। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी के ऊपर भाजपा के नेताओं के द्वारा लगातार की जा रही टिप्पणी को लेकर एक पत्र लिखा था, जिसके जवाब में अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखा है। जेपी नड्डा द्वारा लिखे गए इस पत्र से कांग्रेस आग बबूला हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने भी इस चिट्ठी को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जेपी नड्डा द्वारा लिखे गए इस पत्र से ये स्पष्ट हो गया है कि मानसिकता अभी भी बदली नहीं है। आजादी के कुछ समय बाद राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आरएसएस और उसके संगठनों को लेकर जताया था कि किस तरीके से हिंसावादी बात वो कर रहे हैं, इससे राष्ट्र की अखंडता को खतरा पैदा हो सकता है और लगता है कि अब एक बार फिर इतिहास अपने पुनरावृत्ति करने जा रहा है। महरा ने कहा है कि आज राहुल गांधी के ऊपर अनेकों प्रकार के आक्रमण हो रहे हैं और हम सब उस चिट्ठी को पढ़कर स्तब्ध हैं जो जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजी है। देवभूमि उत्तराखंड में जनसांख्यिकी बदलाव का मुद्दा हाल ही में बड़ी ही तेजी के साथ उछला है। वहीं लश्कर से बसपा विधायक शहजाद अली ने विवादास्पद बयान देते हुए पत्रकारों से पूछा कि रोहिंग्या क्या होता है, क्या आपने कहीं पे रोहिंग्या को देखा है? मैंने तो कहीं नहीं देखा है और अगर आपने रोहिंग्या को देखा है तो आप मुझे भी दिखाएं। आगे उन्होंने कहा कि लव जिहाद और लैंड जिहाद ये सभी मुख्यमंत्री और भाजपा के दिमाग का षड्यंत्र
मात्र है। राजधानी देहरादून से लेकर हरिद्वार सुदूर सीमावर्ती जिले पिथौरागढ़ तक जनसांख्यिकी अनुपात में भारी बदलाव देखने को मिला, जिससे कि कई किस्म के प्रश्न भी पैदा हुए हैं। बता दें आपको कि जिससे सियासी हलकों में भी इसे लेकर काफी ज्यादा हलचल देखी जा रही है। आमतौर पर चुनाव आने से पहले तमाम सरकार हैं और राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े वादे और दावे करती है, लेकिन इसके ठीक उलट उत्तराखंड में धीमी सरकार, आपको बता दें कि जो उत्तराखंड की धामी सरकार है उसने लोगों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। वहीं उत्तराखंड में 200 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ता को 100 यूनिट बिजली फ्री में देगी। हालांकि ये योजना गरीबों के लिए लागू की गई है। वहीं 100 यूनिट बिजली की सब्सिडी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां पर बर्फबारी होती है, यानी कि हिमाच्छादित उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। ऐसे में उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली का उपयोग 1 महीने में करते हैं तो 100 यूनिट बिजली 50% की सब्सिडी इस पे दी जाएगी। वहीं राज्य भर से ऐसे उपभोक्ता जो स्मार्ट मीटर लगाकर सिर्फ और सिर्फ 100 यूनिट बिजली ही खर्च करते हैं, उन्हें भी सरकार जरूरतमंद मानते हुए बिजली मुफ्त में देगी। यहाँ बताते चले कि 100 यूनिट से ज्यादा खर्च करने वालों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इस छूट की वजह से विभाग पर सरकार पर 140 करोड़ का वित्तीय भार पड़ेगा, जिससे सरकार विभाग को सब्सिडी मिलेगी। द्वारा हाल ही में डोर टू डोर कूड़ा उठाने के चार्ज को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसमें कमर्शियल काम करने वालों पर भी कूड़ा उठाने के नाम पर कुछ बदलाव किए गए। इसका नगर निगम द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रचार प्रसार करने का जिम्मा भी दिया गया। इसी क्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं प्रचार प्रसार करते हुए देहरादून के प्रसिद्ध बाजार पलटन बाजार पहुंचे। उन्होंने स्वच्छता सफाई को लेकर व्यापारियों से 500 रुपए महीना देने की बात कही। इसके विरोध में व्यापारी एकत्र हो गए और नगर निगम पहुंचे। उन्होंने उपनगर आयुक्त से मुलाकात की और कारोबारियों के अध्यक्ष पंकज मेसोन ने बताया है कि हम लोगों को पता लगा है कि आप कूड़ा उठाने के लिए 500 रुपए देने होंगे, लेकिन अभी तक 50 रुपए डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए जाते थे। अब नगर निगम द्वारा कुछ सहायता समूह को भेजकर हम लोगों से 500 रुपए की मांग की जा रही है, जिसको व्यापारी बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं यहाँ पर नगर आयुक्त का कहना है कि शासन द्वारा हमको आदेश मिला और पिछले बोर्ड बैठक में भी ये फैसला लिया गया था कि जो डोर टू डोर कूड़ा उठान है उसके चार्ज में बदलाव किए गए हैं, और क्योंकि स्वच्छता की ओर देहरादून को बढ़ाना है, इसके लिए घर घर से कूड़ा उठाने के लिए हमारी गाड़ियां जाती हैं। लेकिन कुछ व्यापारी आज मेरे पास आए थे और उनके इस पर हमें आपत्ति है और उन्होंने ज्ञापन दिया है। इसको लेकर कुछ अधिकारियों को भेजा जाएगा और बीच का रास्ता कोई जरूर निकाल लिया जाएगा। देहरादून के तिराहों और चौराहों पर खराब पड़ी ट्रैफिक लाइटों को ठीक करने के लिए निदेशक यातायात से संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं। बता दें आपको कि पुलिस महानिरीक्षक यातायात अरुण मोहन जोशी ने शहर के यातायात निरीक्षक और अधीक्षक को निर्देशित किया है कि निर्धारित समय पर खराब पड़े ट्रैफिक लाइटों को ठीक नहीं कराने पर संबंधित विभाग के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे में जिसके तहत सभी विभाग यातायात निदेशालय की तरफ से दिए गए समय से पहले स्ट्रीट लाइट ठीक करने के कार्य में जुट गए हैं। यातायात महानिरीक्षक का कहना है कि देहरादून में अधिकतम ट्रैफिक लाइट स्मार्ट सिटी के द्वारा मैनेज की जाती है। स्मार्ट सिटी ने पीडब्ल्यूडी से समन्वय बनाना शुरू कर दिया, जिसके तहत उनको निर्देश दिए गए हैं। अगर उचित कार्रवाई नहीं होती तो संबंधित विभाग पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में बीते कई समय से उत्तराखंड पुलिस सत्यापन अभियान चला रही है और अब हाल ही के दिनों में राजधानी देहरादून स्थित पलटन बाजार में महिला से कोई छेड़छाड़ मामले में अब पुलिस का सत्यापन अभियान और तेजी से हो रहा है। रेडी और ठेली लगाने वालों सहित अन्य प्रतिष्ठानों में लगातार सत्यापन चलाया जा रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए एसपी सिटी ने कहा है कि इस तरह की घटनाओं की दोबारा से पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए लगातार सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है और अब तक 300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर सत्यापन कार्रवाई की जा चुकी है और बाकी पर भी सत्यापन की कार्रवाई चल रही है। साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि पलटन बाजार में ठेली और रेडी वालों को हटाया गया था और सत्यापन की कार्रवाई के बाद भी बाजार में रेडी और ठेली वालों को लगाने नहीं दिया जा रहा।
उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण पहाड़ों पर भूस्खलन से प्रदेश की करीब 400 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित अधिकारियों को 2 दिन के अंदर सभी सड़क मार्ग को खोलने के निर्देश दिए थे और उसको लेकर अब पीडब्ल्यूडी विभाग लगातार काम कर रहा है। प्रमुख अभियंता इंजीनियर दीपक कुमार ने कहा है कि प्रदेश की बंद पड़ी अधिकतर सड़कों को खोल दिया गया है और आज की डेट में करीब 113 सड़कें बंद हैं, जिनको जल्द ही खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग के एससी और चीफ को निर्देश दिया गया है कि वे जनपद का भ्रमण करें और जहां पर हो सके बंद है वहां पर उन सड़कों को खुलवाकर यातायात को बहाल करें। आज दुनिया भर में सौर ऊर्जा का उत्पादन बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और इसी क्रम में भारत ने भी अपने आने वाले कुछ दशकों में सौर ऊर्जा का उत्पादन 100% करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई भी जा रही है और अब इसी क्रम में MDDA देहरादून ने अब भी सौर ऊर्जा में विशेष फोकस किया है। MDA के VC बंशीधर तिवारी ने बताया है कि नई हाउसिंग स्कीम के तहत सौर ऊर्जा पर फोकस किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसमें अलग अलग प्रकार की योजनाएं चल रही है। एक तो इंडिविजुअल हाउस योजना है, जिसमें अपने घरों की छतों में भी प्रधानमंत्री और की योजना के तहत सौर ऊर्जा लगाया जा सकता है और इसके साथ ही हाउसिंग बिल्डर के साथ भी बैठक की गई है। उन्हें भी कहा गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही व्यावसायिक स्तर पर भी सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। देवभूमि विचार मंच के द्वारा लोक मंथन 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जो कि लोक अवलोकन थीम पर आधारित है, जिसके अंतर्गत लोक विचार, लोक व्यवहार और लोक व्यवस्था से संबंधित विषयों पर चिंतन मंथन किया जाएगा। इसके अलावा समाजों की समरसता, परिवार प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी आचरण तथा नागरिक कर्तव्य आदि विषय लोक मंथन 24 के केंद्र में रहेंगे। इसके पहले लोक मंथन का प्रथम संस्करण वर्ष 2016 भोपाल में, दूसरा वर्ष 2018 रांची में, 2022 गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। इस आयोजन में लोक नृत्य और स्थानीय लोक व्यंजन की भी प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। लोक मंथन 21 से 23 नवंबर 2024 का आयोजन हैदराबाद में होगा, जिसका उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। लोक मंथन आयोजन में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलकियारा सुरंग प्रकरण पर एक डॉक्यूमेंट्री भी प्रदर्शित की जाएगी, जहां जब विश्व की सारी तकनीक असफल हो गई तब पारंपरिक पद्धति से रैट माइनर्स कहे जाने वाले लोगों द्वारा ऑपरेशन को सफल बनाया गया और सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला जा सका। हर 2 वर्ष में होने वाला एक ऐसा कार्यक्रम है कि जिसमें राष्ट्र के लिए सोचने वाले देश भर के चिंतक शामिल होते हैं और देश भर के जो कर्मशील लोग हैं वे भी शामिल होते हैं। 2016 में पहली बार हुआ, यह भोपाल में हुआ था। 2018 में रांची में हुआ। 2020 में गुवाहाटी में होने वाला था, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना के कारण से वो लगभग 2 वर्ष का काल बड़ा खराब गया, तो फिर वो 2020 के स्थान पर 2022 में गुवाहाटी में हुआ और अब 2024 में यह भाग्यनगर यानी जो हैदराबाद में यह होने वाला है 2024 में 21, 22, 23, 24 नवंबर 2024। हरिद्वार डकैती कांड में शामिल रहे आरोपी अमनदीप उर्फ पिंडी को गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस को कई अहम जानकारियां हासिल हुई है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई बाइक और स्कूटी भी गंग नहर से बरामद कर ली है। अमनदीप को पुलिस ने हरियाणा के यमुनानगर से गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला है कि गैंग के सदस्य पिछले 4 महीने से हरिद्वार में रेकी कर रहे थे और ये गैंग बिना गार्डन वाले या बुजुर्ग सुरक्षा गार्ड वाले शोरूम को निशाना बनाता है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया है कि आरोपी के पास से 13,000 कैश और नया मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है, जबकि मुख्य आरोपी सुभाष की तलाश लगातार की जा रही है। वहीं पुलिस गोल्ड की रिकवरी के लिए भी लगातार काम कर रही है। रुद्रपुर उधम सिंह नगर में राज्यव्यापी बंगाली महासम्मेलन का आयोजन किया गया। यहाँ बंगाली समाज के विभिन्न मुद्दों को लेकर लाखों की संख्या में गांधी मैदान रुद्रपुर में एकत्रित हुए। उनकी
पहली मांग है कि बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग हरीशचंद्र ठाकुर के नाम पर छात्रवृत्ति जो सरकार द्वारा कई सालों से रोकी गई है उसको लागू किया जाए। तीसरी मांग बंगाली बहुल क्षेत्र में बांग्ला भाषा बंगाली छात्रों को पढ़ाया जाए। अगर घरेलू गैस की किल्लत रसोई का जायका बिगाड़ रही है तो इसकी कालाबाजारी में लिप्त लोगों की चांदी कट रही है। सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भरकर बेचने का धंधा शहर में धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे कारोबार फल फूल रहा है। गैस रिफिलिंग का अवैध कारोबार बेरोक टोक धड़ल्ले से चल रहा है और कई स्थानों पर रिफिलिंग का काम भी जोरों पर किया जा रहा है। विभाग की उदासीनता का दंश आम जनता को झेलना पड़ रहा है। अत्यधिक ज्वलनशील गैस का नगर में अवैध कारोबार, लोग इससे भयभीत भी दिखाई दे रहे हैं। गैस रिफिलिंग के धंधे में लिप्त कारोबारियों के हौसले बेहद बुलंद है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।